अपनी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर इस अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं क्या करती है, गुजरती है। अब पृथ्वी क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। थोड़ी सी साउंड मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो इधर से आएगी। तो सूर्य की किरणें क्या करती है, पृथ्वी के देशांतरों को क्रॉस करती है। अक्षांश आईडी रेखाएं होती है, जबकि देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। तो अब जो देशांतर रेखाएं ये इस तरह से, ये देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, उत्तर से दक्षिण खींची हुई है। तो इसका मतलब सूर्य है वो सूर्य इस तरह से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब देशांतरों को क्रॉस करता हुआ सूर्य क्या करता है, आगे बढ़ता है। यानी कि 24 घंटे के अंदर पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा देती है तो 360 डिग्री, एक कोई भी गोला होता है 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री जो पृथ्वी है वो 24 घंटे के अंदर क्या कर जाती है, घूम जाती है। तो सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, तो सूर्य की जो किरण है वो 360 डिग्री घूमने में उसे 24 घंटे लग रहे हैं। अतः भाग लगाया जाता है 24 × 60 भाग लगाया जाता है। तो भाग लगाते हैं अपन 360 डिग्री का, तो 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। तो 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा। तो अब मैं बता रहा हूं परिक्रमण जो हो रहा है उस परिक्रमण से क्या हो रहा है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर, 21 जून को बड़ा दिन, 22 दिसंबर को छोटा दिन। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही है इससे दिन रात क्या हो रहा है, छोटे बड़े हो रहे हैं। अतः आप समझिए कि जो परिक्रमण कर रही है पृथ्वी इससे दिन रात छोटे बड़े होते हैं। देन क्या होता है कि ये जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी का जो टाइम होता है उस समय यहाँ पर मानसून उठता है और वो मानसून क्या करता है, बरसात करता है। पृथ्वी जब नीचे जाती है तब गर्मी पड़ती है, मानसून उठता है, और पृथ्वी जब ऊपर जाती है तब सबसे छोटा दिन होता है। अपने यहाँ पर सर्दी पड़ती है तो फिर सर्दी पड़ी, फिर गर्मी पड़ी, गर्मी से बरसात, सर्दी पड़ी, गर्मी से मानसून उठेगा और बरसात आएगी। यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इससे ऋतु परिवर्तन होता है, इससे दिन रात छोटे बड़े होते हैं, और जबकि घूर्णन और परिभ्रमण से दिन रात बनते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देता है। पेंजिया जिसे एक ही भूखंड के नाम से जाना जाता था, चारों तरफ पेंथलासा महासागर, पेंजिया 2 भागों में बढ़ गया, अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड। पेंथलासा चारों तरफ अभी भी है, अंगारलैंड को लोरेशिया कहते हैं। गोंडवाना और अंगारा के बीच में 33 भूसन्नति हो गई जो कोबर्स भूसन्नति का सिद्धांत देता है। फिर अंगारा लैंड जो है इससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बने, और गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बने। फिर मैंने 3 रेखाएं बताई है जिसपे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है, इसलिए दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है, अतः उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटा दिन होता है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की है, आगे समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे पूरा विश्व है, उस विश्व को देख लीजिए। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे का जो हिस्सा है वो अपने कौन सा हो गया, तो अंटार्कटिका हो गया। बेसिक इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा समझिए कि जैसे विश्व के अंदर जो एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, एशिया है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप है, तो सेकंड पे कौन है, अफ्रीका है। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका है। तो 5वें नंबर पर जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका है, 6ठे नंबर पर यूरोप आता है, और 7वें नंबर पर अपना ऑस्ट्रेलिया आता है। तो अगर महाद्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये विश्व के क्या है सबसे बड़े महाद्वीप हैं। अगर महासागर की बात करें तो जो प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर जो अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पर अपना हिंद महासागर है, चौथे नंबर पर नीचे जो महासागर है जिसे अपन दक्षिणी ध्रुव महासागर कहते हैं या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, वो आता है। और पांचवें नंबर पर अपना आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से भी क्या होता है जाना जाता है। तो वापस से समझिए, अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अलग अलग महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। तो जो महाद्वीप है वो है एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा, उत्तरी अमेरिका तीसरा, दक्षिण अमेरिका चौथा, पांचवा जो है वो अंटार्कटिका है, छठा यूरोप और सातवां या सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगर महासागरों की बात करें तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरे पे अटलांटिक महासागर और तीसरे पे अपना कौन सा है तो हिंद महासागर है। चौथा नीचे वाला बड़ा है तो दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिक महासागर, और पांचवा है आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर, ये पांचवा सबसे बड़ा है। अब थोड़ा सा समझिए कि कुछ जैसे यहाँ पर जैसे द्वीप है, उन द्वीपों को मैं आपको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ और उन द्वीपों के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि जैसे ये द्वीप है ना, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड, ये अपने उत्तरी अमेरिका है। इस उत्तरी अमेरिका के बीच में डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि विश्व की दूसरी, अपने विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि है। ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसके बीच में है डेविस जल संधि। ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है और यहाँ पर जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है हडसन की खाड़ी। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर यहाँ पर हडसन की खाड़ी है और यहाँ पर डेविस जल संधि जो ग्रीनलैंड को क्या करती है, अलग करती है। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है न्यू गिनी। ये जो न्यू गिनी द्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है न्यू गिनी द्वीप जहाँ टोरेस जल संधि है। तो न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर है। ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है द्वीप है। तो पहला सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और दूसरे सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। फिर जो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है बोर्नियो और ये बोर्नियो है अपने इंडोनेशिया का द्वीप है। तो बोर्नियो इंडोनेशिया में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और चौथा जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर। तो विश्व के अंदर महाद्वीपों की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महासागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर जिसे दक्षिणी ध्रुव महासागर कहते हैं, और ऊपर है आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर। ये 5 महासागर है। अगर द्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड जो अमेरिका से अलग होता है, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि। दूसरा है न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया जो टोरेस जल संधि, और तीसरा है बोर्नियो इंडोनेशिया, और चौथा जो है मेडागास्कर जो अपने अफ्रीका के अंदर है और अफ्रीका से होता है, अलग होता है, और ये जल संधि कहलाती है मोजाम्बिक जल संधि। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। कुछ देशों को मैं बताता हूं, जैसे यहां पर है चीन। यहां पर जो देश है उन देश में कौन है? चीन। थोड़ा आइडिया लगाना, ये है अपने रूस। तो यहां रूस है, यहां पर चीन है, और ये अपना प्यारा भारत। तो भारत का ध्यान रखिएगा। यहां पर जो 4 द्वीप है, ये द्वीप है जापान के, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, ये जापान के अपने द्वीप है। फिर अगर अपन बात करें तो ये जो स्थान है ये न्यूजीलैंड है। ये जो स्थान है ये क्या कहलाता है? न्यूजीलैंड कहलाता है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में ये नीचे दक्षिणी अफ्रीका है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ जो ऊपर का उत्तरी अमेरिका में ऊपर है वो कनाडा है। फिर उसके नीचे ये अपने यूएसए है और उसके नीचे है मेक्सिको। इसके नीचे नीचे कौन है तो मेक्सिको। कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। यहाँ पर ये जो है दक्षिणी अमेरिका में इसका नाम ब्राज़ील है, ये अर्जेंटीना है, और ये अपने चिली। यहाँ पर कौन है तो चिली। कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों की बात की है मैंने। अब आप ऐसे समझिए कि जो विश्व है, ये विश्व क्या करता है? आपस में जल संधियों से घिरा है। तो जल संधि किसे कहते हैं? जब बीच में पानी होगा, इधर भी महासागर और इधर भी महासागर, या इधर भी सागर और इधर भी सागर, और बीच में 2 और भूखंड आ जाए, और भूखंड के बीच में कोई सकड़ा का रास्ता हो और उसमें पानी भरा हो, तो उसे कहते हैं जल संधि। यानी कि 2 बड़े पानी के स्रोतों को जोड़ने वाला।
उस चीज को समझने की कोशिश करिए। जैसे ये स्थान है, ये तो ये स्थान है, तो यहां पर जो जल संधि है इसका नाम है बेरिंग जल संधि। तो ये अलास्का अमेरिका का हिस्सा है और ये रूस एशिया का हिस्सा है। तो एशिया और रूस को, एशिया का जो रूस है एशिया का, और अलास्का अमेरिका, तो अमेरिका और एशिया को या रूस और अलास्का को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। और ये बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। तो ये है बेरिंग जल संधि। अपने यहाँ पर ये यूरोप है और ये अफ्रीका, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर जो जल संधि है इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक जो महासागर है इनको दोनों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। और अलग किसे करती है, यूरोप को एशिया से, यूरोप को अफ्रीका से क्या करती है, ये अलग करती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर मैंने यहाँ आपको बताया कि डेविस जल संधि है, ये डेविस जल संधि क्या करती है, कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करती है या अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को ग्रीनलैंड से अलग करती है। डेविस जल संधि ये सबसे चौड़ी जल संधि है। इस तरह से यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है टार्टल जल संधि, और ये टार्टल जल संधि एशिया से जापान को क्या करती है, अलग करती है, टार्टल जल संधि। इधर से मैंने बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है पृथ्वी, अतः सबसे पहले सूर्योदय होता है जापान में, इसलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। नई दुनिया जो कोलंबस ने खोजी थी अमेरिका, इससे पहले अमेरिका का उद्भव नहीं था, अतः ब्रिटेन जो सबसे अंत में है इसलिए इसे डूबते सूर्य का क्या कहते हैं, देश कहते हैं। और एक और जो क्वेश्चन बनता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश है वो नॉर्वे को कहा जाता है। अब आप थोड़ा समझिए कि जैसे यहाँ पर ये लाल सागर है और यहाँ पर भूमध्य सागर है, तो यहाँ पर एक जल संधि बना दी और जल संधि कृत्रिम रूप से बनाई, इसलिए इसे कहते हैं नहर। और ये नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर। तो स्वेज नहर क्या करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है, और अफ्रीका को एशिया से क्या करती है, अलग करती है। यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ये जो दक्षिणी चीन सागर है, ये जापान के यहाँ पर क्या है, नीचे दक्षिणी चीन सागर, ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। ग्रीनलैंड क्या है, सबसे बड़ा द्वीप। महाद्वीप है एशिया, महासागर है प्रशांत, और दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा क्या है, सागर है। अगर अपन नदी की बात करें तो यहाँ पर एक विक्टोरिया झील है, और इस विक्टोरिया झील से यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नील नदी, और ये नील नदी भूमध्य सागर में जाती है। तो ये जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। मगर अपवाह क्षेत्र के हिसाब से देखें या पानी के स्रोत के हिसाब से देखें, बहाव की दृष्टि से देखें, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है अमेजन नदी, और ये अमेजन नदी ब्राजील के जंगलों में से बहती है और अपने अटलांटिक महासागर के अंदर गिरती है। तो ये प्रवाह और प्रवाह की दृष्टि से अमेजन नदी। भारत के अंदर बात करें तो जो कैलाश मानसरोवर है, यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये सबसे लंबी नदी है। जबकि अपने जो स्थान है गंगोत्री, यहाँ गंगोत्री से निकलने वाली गंगा नदी, ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी क्या है, अपवाह या प्रवाह में भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर झीलों की बात करें तो विक्टोरिया झील जो है ये तीसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उस झील का नाम है कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ये यहाँ पर लोकेटेड है। तो जो कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है इसका नाम कैस्पियन सागर है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इन देशों के अंदर जो फैली हुई है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी भी झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। विश्व में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो यहाँ अमेरिका के अंदर है, और इस झील का नाम है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील अमेरिका के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो सुपीरियर झील अमेरिका। अगर विश्व के झीलों की बात करें तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर पर है सुपीरियर, तीसरे नंबर पर है विक्टोरिया, और चौथे नंबर पर है अरल सागर। अरल सागर, तो जो अरल सागर है, ये अरल सागर चौथी सबसे बड़ी क्या है, झील है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक समझाने की बात की, जो बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। अगर अपन बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम रूस है।
विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है अपने रूस, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा, तो दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है चीन और चौथे नंबर पर आता है यूएसए। विश्व के सबसे बड़े देशों की बात करें तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है अपने यूएसए अमेरिका। ये जो ब्राजील है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अंदर विश्व का में 5वें नंबर पर है। तो 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील है, 5वां सबसे बड़ा देश ब्राजील। और छठा सबसे बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। और भारत का जो स्थान है वो कौन सा है विद्वानों? 7वां स्थान है। तो देशों में बात करें तो सबसे बड़ा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत का कौन सा है? 7वां स्थान। अगर जनसंख्या की बात करें तो अपने चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, अमेरिका तीसरे नंबर पर, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर और ब्राजील 5वें नंबर पर है। थोड़ा सा अगर अपन और समझने की बात करें और मैं आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इन चीज़ों को समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि जैसे दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार एक्चुअल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो ये गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है ये आया और इस दिशा के अंदर यूं ये क्या किया, ये अपने अंगारा लैंड के पास में चिपका। तो जब दो प्लेटें आपस में मिलती है उनमें अभिसरण होता है तब क्या होता है, बीच का जो मलबा है वो मलबा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है और वो धीरे धीरे पर्वतों का रूप ले लेता है और उनमें वलन पड़ जाता है, इसलिए उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। तो जो हिमालय बना है इस हिमालय से पहले तो पार हिमालय भी था। तो भारत के अंदर ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है। इस पार हिमालय के अंदर एक है अपने कराकोरम, कराकोरम, फिर अपने हैं लद्दाख, कराकोरम के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद है जास्कर। तो पार हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें कराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बाद में फिर अपना बनता है हिमालय बनता है। उस हिमालय के अंदर पहले जो बना है वो महान हिमालय बना है। तो इस तरह से ये अपन देख सकते हैं कि ये क्या है, महान हिमालय है। उसके बाद में जो दूसरे जो चरण में वो बना है लघु हिमालय, जिसे अपन मध्य हिमालय भी कहते हैं। और तीसरे चरण के अंदर जो हिमालय बना है वो कहलाता है शिवालिक श्रेणी। तो पहले महान हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय और फिर होता है शिवालिक श्रेणी। तो ये जो फोल्डेड माउंटेन है ये एक्चुअल में 33 महासागर की जगह थी, इसलिए जो ये हिमालय है वो किसका अवशेष है? 33 महासागर का अवशेष। फिर इसका जो प्रवाह है या ये जो इसकी जो गति है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर थी, इसलिए इस साइड में दबाव ज़्यादा बना। इसलिए जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और 8,850 मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट। फिर तो ये जैसे हिमालय और ये बने हैं, अब इसके बीच में जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया और ये हिमालय हो गया, तो इसके बीच में क्या हो गई? खाई। अब इस खाई को क्या किया कि हिमालय की नदियों ने और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों ने इस एरिया को क्या कर दिया? तलछट से अवसादों से भर दिया। तो ये बन गया मैदान। ये क्या बन गया? मैदान बन गया। तो अगर अपन बात करें कि जैसे बीच में जो मैदान है इसके ऊपर जो हिमालय है और इधर प्रवाह होने के कारण इधर का जो तट है, क्षेत्र है, ऊंचा उठ गया और ये कहलाने लग गया थार का मरुस्थल। तो जो हिमालय है मैदान है और थार का जो मरुस्थल है वो एक्चुअल में किसका अवशेष हो गया? 33 महासागर का अवशेष हो गया। और प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष हो गया? गोंडवाना लैंड का अवशेष हो गया। अब भारत में जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये भारत के अंदर क्या होती है? मध्य से गुजरती है। ये भारत के मध्य से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? ये गुजरात से गुजरती है। अगर अपन इसको इसे कर दूं जो आपको अच्छा दिखे, गुजरात, फिर राजस्थान, MP,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, गुजरा में छाजा पे टीमी। गुजरा से गुजरात, रा से राजस्थान, मैं से एमपी, छ से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरा में छाजा पे टीमी, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, पे से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। इस तरह से जो भारत के अंदर 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय को क्या करती है, निर्धारित करती है। जैसे 0 डिग्री जो रेखा है, वो 0 डिग्री की रेखा की बात करूं मैं, तो जो 0 डिग्री रेखा है वो 0 डिग्री रेखा अपने यहाँ 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री रेखा है वो इस तरह से गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से। यह है 0 डिग्री जिसे अपन कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इस ग्रीनविच मीन टाइम के इधर आगे समय होता है और इधर पीछे समय होता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से गुजरती है। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे भारत के अंदर जो स्थानीय समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये 82.5 इसका नाम 82.5 क्यों है, क्योंकि 68 डिग्री और 7 मिनट से भारत शुरू हो जाता है और ये 97 डिग्री और 25 मिनट पर भारत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इनके बीच का जो समय है 82.5, इसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये भारतीय मानक समय रेखा इस तरह से गुजरती है। तो अतः इसको ध्यान में रखने के लिए कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 जो रेखा है वो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अतः इसे ट्रिक बनाइए, यूपी में 36 उड़े अंधे, यूपी से यूपी, में से एमपी, छत्तीस से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, अंधे से आंध्र प्रदेश। और इलाहाबाद का जो यूपी का इलाहाबाद का जो नैनी है ये भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से गुजरती है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से गुजरती है। अगर मैं आपको राजस्थान की बात करूं और राजस्थान से संबंधित अगर कोई विद्यार्थी देख रहे हो तो ऐसे समझ लें कि जैसे 33 महासागर है, वो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो 33 महासागर का अवशेष है और पूर्वी मैदान बना है तो ये 33 महासागर का क्या हो जाएगा, अवशेष हो जाएगा कि पूर्वी मैदानी भाग हिमालय और थार 33 महासागर का अवशेष है। जबकि राजस्थान के अकॉर्डिंग जो मध्य अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार है ये दोनों अपने गोंडवाना लैंड के क्या है, अवशेष हैं। अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से को छूती हुई कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और लगभग 36 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। मेरे साथ बने रहेगा, ये मेरी बेसिक क्लास थी। इसके बाद मैं लगातार इन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ और इनकी जो PDF है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।